हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में मगन मस्त होंगे। और मैं संदीप भैया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सुंदर से प्लेटफॉर्म यूबी बोर्ड मंत्र में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है ये है 5 नंबर वाली क्लास, जो क्या कराएगी आप लोगों की 5 नंबर फिक्स कराएगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के जो टॉपिक हैं जो हम 5-5 नंबर वाले ला रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी का काम क्या है, जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं उनको एकदम से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाकर उनको एकदम कंप्लीट रखना है। कब से? प्री बोर्ड्स पेपर से पहले ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रखना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप चलते हैं सीधा हम टॉपिक पर, क्योंकि ज़्यादा बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ओके, तो स्क्रीन को करते हैं थोड़ा छोटा। चलिए देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम लोग मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार से आने वाला है आपका क्वेश्चन। हो सकता है चेंज भी हो जाएगा, तो इस पर कोई दो राय नहीं है, चेंज भी हो सकता है। बाकी देगा कुछ इस प्रकार से ही कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मानव पाचन तंत्र का जब नामांकित चित्र बनाते हुए कहेगा सवाल में ना, और उसका वर्णन करने के लिए जब कहेगा, तब आप लोगों को यही समझना है कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। वैसे उसमें दिया रहेगा, और जब 5 नंबर का दिया रहेगा तो जितना इस क्लास में मैं आज बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग एट्थ वहाँ पर जाके लिखना पड़ेगा। देखिए, विद चित्र के साथ में एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, विद डायग्राम एकदम। अब देखिए, ये जो नोट्स है आप लोग नोट्स देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से इसमें मेहनत की गई है और कितनी बेहतरीन नोट्स है ये। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हमने जो जो चीज़ें कवर हो सकती थी वो सारी की सारी चीज़ें कवर करी हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे मानव पाचन तंत्र। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है, जटिल प्रणाली है जो भोजन को पचाकर पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन पॉइंट आ रहा है कि पोषक तत्व क्या होते हैं और उन्हें अवशोषित करती है। अवशोषित का मतलब अपने अंदर समाहित करती है, उनको इकट्ठा करके रख लेती है, उनको काम में लगाती है। तो देखिए, पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो शरीर के लिए लाभदायक हो, जो शरीर को वृद्धि में मदद करते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे तत्व पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है, मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि तुरंत ये सारी चीज़ें हो जाती होंगी कि चीनी और पानी को मिलाओ और तुरंत, सॉरी, बर्फ और क्या कहते हैं, बर्फ पानी को एक साथ मिला दो तो तुरंत घुल जाता है ना। तो उस प्रकार से नहीं है कि सरलतापूर्वक जल और बर्फ सरलतापूर्वक घुल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जटिल प्रणाली का मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा हो उन्हें, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा हो। कैसे? देखिए, अभी हम भोजन खाएंगे, फिर धीरे धीरे जाएगा पेट के अंदर, फिर वो क्या करेगा, धीरे 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 आगे आगे जाकर क्रियाएं होंगी, सारी की सारी क्रियाएं होंगी, फिर धीरे धीरे पचेगा। ऐसे तो है नहीं कि हम खाते हैं तुरंत पच जाता है, फिर ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं। तो जो भी ये काम होते हैं तो तुरंत नहीं होते हैं, यानी इनकी यह कि क्या होती है, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो मानव पाचन तंत्र कैसा है? एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल प्रणाली है जो भोजन को पचाकर पोषक तत्वों को अपने अंदर समाहित करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। यह तंत्र आहार नाल, आहार नाल का मतलब मुंह से गुदा तक, मुंह से गुदा तक। आहार नाल किसे कहते हैं? मुंह से गुदा तक को ही तो हम आहार नाल बोलते हैं, मुंह से गुदा तक। अभी चित्र में समझेंगे। और पाचन ग्रंथियों, जैसे लार ग्रंथि हो गई, यकृत, और यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, ये सारी की सारी ग्रंथि हैं। लार ग्रंथि जो मुंह में पाई जाती है, यकृत ग्रंथि जो पेट के अंदर है, और अग्न्याशय भी वहीं पर है। चित्र के माध्यम से समझेंगे कहाँ पर कौन सी चीजें हैं। से मिलकर बनता है, यानी आहार नाल क्या है? अगर कोई आहार नाल पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो मुंह से गुदा तक के। और पाचन ग्रंथियों, जैसे पाचन, आप देखिए अगर वो पाचन ग्रंथियों को कोई कहे कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी, तो आप लोग यही बताइएगा, लार ग्रंथि हो गई, यकृत ग्रंथि हो गई और अग्न्याशय ग्रंथि हो गई। ये हमारी क्या है? पाचन ग्रंथियां हैं, जो कि पाचन में हमारी सहायता करती हैं, भोजन को पचाने में मदद करती हैं। कौन सी क्रिया, सॉरी, कौन सी ग्रंथि कब काम आती है, कब क्या करती है, वो सारी सारी चीज़ें हम डिटेल्स में एकदम समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये चित्र देखिए, और ये नामांकित चित्र बनाते हुए ये जो हमने आरेख बनाया है, बाकी ये सब चीज़ें आपको पेपर में नहीं बनाना है। ये जो हमने बनाया है कुछ इस प्रकार से, ये
ये सब चीज़ें आपको नहीं बनाना है। ये सिर्फ एक फ्लो है, हमने तैयार किया ताकि आपको चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चित्र में देखना हो तो चित्र में देख लीजिए, नहीं तो सबसे पहले अगर हम लोग इसे देखते हैं, नामांकित चित्र बनाते हुए आरेख को, कैसे आरेख है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, मुख या मुख गुहा, मुख या मुख गुहा। फिर इसके बाद ग्रसनी, फिर इसके बाद ग्रसनी आती है। ग्रसनी के बाद क्या आएगी, ग्रास नली आएगी। फिर इसके बाद अमाशय, अमाशय कहाँ पर होती है, पेट में। वहीं पर क्या होता है, यकृत और पित्ताशय। ठीक है। फिर अमाशय के बाद आएगा छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है, अग्न्याशय, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रीज। बाकी अंग्रेजी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर बड़ी आंत आएगी, लॉर्ज स्टेटिन्स। देखिए, थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, स्टेटाइन है, ठीक है, लॉर्ज स्टेटाइन। मलाशय यानी रेक्टम। फिर गुदा यानी एनस। तो कुछ इस प्रकार से अब गुदा में जब तक भोजन गुदा तक पहुंचेगा, यहाँ मुंह से गुदा तक जाएगा, तो ये कोई आसान प्रक्रिया तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये क्या होती है, एक जटिल प्रक्रिया है, पचने में समय लगता है। अब जब गुदा तक जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, मलाशय के माध्यम से हम लोग इसे बाहर कर देते हैं। चलिए अब देखिए, चित्र में थोड़ा समझते हैं कहाँ पर कौन सी क्या चीजें हैं। तो देखिए, चित्र में समझेंगे आप लोग, ये तो आप सभी का मुख है, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, देखिएगा, ये आपका मुख है, ये आपकी ग्रंथियां हैं, और ये आपकी ग्रसनी है। ये जो मोड़दार है ना, इधर से इधर तक का पार्ट, इतना इतना पार्ट हमारा ग्रसनी है। ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है ऐसा कुछ गलत कर दिया है, लार ग्रंथि इस पर नहीं होना चाहिए था, आप लोग ठीक कर लीजिएगा थोड़ा। लार ग्रंथियाँ ये हैं, ये हैं, बाकी मुख ये है। देखो, मुख बताओ, इसे बना दिया है उसने, मुख या मुख हुआ। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सही कर लीजिएगा। बाकी एक बार किताब से देखकर आप लोग एकदम उससे अच्छे से चित्र बना लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो प्रक्रियाएं होंगी उस सेम टू सेम जो हम बता रहे हैं वही होगा। फिर ग्रसनी हो गई ये वाली। फिर ग्रसनी के बाद यहाँ से यहाँ तक की ग्रसनी, कहाँ से कहाँ तक थी, हमारी ग्रसनी थी यहाँ से वहाँ तक की। बाकी यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ग्रासनली हो जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हाँ, यहाँ पर समझिएगा, ये जो है हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है, ये वाला भाग, ये जो इस प्रकार से बना है ना, ये देखिए, सॉरी सॉरी, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया था। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, अपना लीवर है। लीवर बोले तो यकृत। अब यहाँ पर इंग्लिश मिस्टेक मत कीजिएगा कि लीवर और किडनी में बहुत ज़्यादा मिस्टेकिंग होता है, तो इसलिए यकृत, यकृत की अंग्रेजी लीवर, यकृत, यकृत की अंग्रेजी लीवर। ठीक है। ये क्या है, हमारा यकृत है। चलो, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखते हैं यहाँ पर, ये जो भाग है हमारा, ये वाला भाग, ये क्या है, अमाशय, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का अमाशय है। ठीक, अमाशय। चलिए आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चित्र में गलती हुई। बाकी आप लोग, मैं कह रहा हूँ, आप लोग कहाँ से देख के बनाएंगे चित्र, अपनी अपनी कॉपी से, सॉरी किताब से बनाएंगे, कॉपी में आपकी कहाँ से मिलेगा। ये जो तीर जाएगा, ये तीर यहाँ तक जाना चाहिए था। ये है हमारा पित्ताशय, क्या है, पित्ताशय। ठीक है। और ये है हमारा अग्न्याशय, अग्न्याशय कौन सा, ये इसमें सही बना है, ये पीला पीला जो है ना, ये अग्न्याशय है। चलिए, फिर और कुछ छूटा नहीं। अब आती है हमारे पास छोटी आंत। देखिए, ये असल में हाइट में, यहाँ पर देखो जो भी होता है ना, यहाँ पर हाइट के हिसाब से देखते हैं काम। ये जो हरी हरी है ना, यही है हमारी छोटी आंत। ये जो हरी हरी है, यही है हमारी छोटी आंत। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया किस प्रकार से छोटी है, इतनी मोटी है, लेकिन छोटी है, मोटी है लेकिन छोटी है, तो इसलिए हम इसे छोटी ही कहेंगे, छोटी आंत। हम इसकी हाइट को देखते हैं यहाँ पर, ना कि उसकी वेट को। तो अगर कोई छोटा है, मोटा है, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, छोटा ही तो कहेंगे। चलिए, और ये जो अंदर है हमारे पास, ये वाली, ये बड़ी आंत है, क्योंकि ये बहुत लंबी है। ये कुछ ऐसा है कि सांप, दो चार सांप एक साथ
एकदम घेरा बनाकर एक दूसरे से लिपट कर बैठे हुए हैं, एकदम गुच्छा बना के एकदम लिपटे हुए हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये क्या है, बड़ी आंत है। तो देखिए इसमें चित्र में क्या गलती कर रखी है, बड़ी आंत। अब देखिए कुछ इस प्रकार से बड़ी आंत में बनाइएगा, बड़ी आंत। चलिए फिर ये वाला भाग क्या है, मलाशय है। यार एक काम ही नहीं कर रहा। हाँ, ये वाला भाग मलाशय है और ये वाला है गुदा। मैंने इससे ही गुदा कहते हैं, ये वाला हिस्सा समझिए। ठीक, ओके। तो हमने चित्र भी समझ लिया और ये क्या क्या किसके बाद क्या आएगा वो सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब चलते हैं इनकी परिभाषाओं पर। क्या इनकी परिभाषाएं क्या क्या कहती हैं, क्या क्या काम होते हैं, ये सारी सारी चीज़ें हम समझेंगे। लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी थी और यकृत क्या है, अग्नाशय क्या है, इनके काम क्या है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा वर्णन। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, देखिए इसमें माचन लिख रखा है। यहाँ क्या होगा, पाचन। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि यहाँ पर पाचन होगा, लेकिन इसने क्या लिख रखा है, माचन। चलिए ये सब एआई का खेल है दोस्त। यहाँ पर पाचन क्रिया लिखिएगा, पाचन क्रिया का वर्णन। हम क्या किए थे, नोट्स बनाया था और उस नोट्स को क्या किया, एआई में अपलोड कराया। एआई से कहा कि इसे एकदम वाइट पेज में नोट्स की तरह एकदम कंप्लीट बना दो। तो एआई ये थोड़ी बहुत गलतियाँ करता है, लेकिन आप लोग देख भी सकते हैं कितनी बेहतरीन नोट्स बनाया है। तो देखिए पाचन क्रिया का वर्णन करिए। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को हेडिंग डाल देना है। फिर क्या लिखेंगे, पाचन की क्रिया भोजन को सरल अणुओं में तोड़कर एक सतत प्रक्रिया है। सरल, अब देखिए मैं अपनी परिभाषा बताऊं कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये पाचन की प्रक्रिया एक सरल अणुओं को, सॉरी जटिल अणुओं को कैसे लिखेंगे, पाचन वह है या पाचन प्रक्रिया भोजन के जटिल अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में विभाजित करता है या सरल अणुओं में बनाता है। किन्हें, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन की अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप लोग कैसे बताएंगे कि भोजन के जटिल अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में विभाजित करना ही हमारा पाचन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं मुख गुहा में। मुख गुहा में जो जो क्रियाएं होती हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, तो आपको समझ में आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो देखिए मुख गुहा में अगर देखेंगे तो पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। यानी अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, तो आप कहेंगे मुख गुहा से, मुख गुहा से होती है। तो पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है और लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार भोजन में मिलते हैं, उसे मुलायम बनाती है। लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदल देती हैं। अब कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। देखिए समझिएगा, जब हम भोजन को खाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, मुख में पहुंचाते हैं, तो क्या होता है, जैसे मुंह में जाते हैं तो अगर मुंह के अंदर मान लो थोड़ी देर के लिए लार नहीं निकल रही है, तो आप जब भोजन को चबाते होंगे तो कुछ कैसे लगता होगा, थोड़ा अजीब अजीब, या वो भोजन क्या हो रहा है, चबाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर आप लोग क्या करते होंगे, पानी पीते हैं, पानी के साथ में उसे चबाते हैं जल्दी जल्दी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हम भोजन को मुंह में ले जाते हैं फिर वहां से लार ग्रंथियां निकलती हैं। लार ग्रंथियां क्या करती हैं, वो भोजन को तोड़ने में मदद करती हैं। जो हम इतना सा ऐसे ठूस लेते हैं एक बार में ना, तो जो लार ग्रंथियां होती हैं ना, चिपचिपा पदार्थ, वो आके हमारे मुंह में क्या होता है, इकट्ठा होता है। हाँ, मैं सबसे पहले अगर आपको उदाहरण दूं तो अगर आप लोगों ने कभी रसगुल्ला को देख के आपके मुंह में पानी आ गया हो दोस्त, अरे आता है भाई साहब, आप लोग ये मत कहिएगा कि हाँ भैया हम तो रसगुल्ला को देखते रहते हैं लेकिन हमें कभी तो नहीं पानी आया। हाँ, तो रसगुल्ला देख कर ना आया होगा, कभी नींबू खाने में मजा, कोई नींबू खा रहा हो तो आपके मुंह में पानी आया होगा, अरे यार आया तो होगा, मुझे लग रहा है आया होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं है। तो वो जो पानी आया वही है हमारी लार। और वही कहाँ से आती है, लार ग्रंथि से। जो लार ग्रंथि से आया लार, उसी वही तो हमारा लार है। मतलब जो लार ग्रंथियों से आया लार, वही लार है। जो चिपचिपा पदार्थ आता है ना, वही है लार। तो वो करता क्या है, वो आता क्यों है, वो भोजन को क्या करता है, जटिल अणु। अब जब हम भोजन खाते हैं तो वो मजबूत होता है, फिर उसे तोड़ने में मदद करता है। जब हम मुंह में उसे चबाते हैं तो वो क्या करता है, जब उसमें भोजन के साथ या हमारे जो भोजन का टुकड़ा होता है उसके साथ मिलकर उसे तोड़ने में मदद करता है। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं। अभी देखिए दोबारा और यहाँ पर समझेंगे। लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार भोजन से मिलकर उसे मुलायम बनाता है। मैंने क्या कहा, उसे जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ता है, यानी उसे मुलायम बनाता है ताकि वो आराम से हमारे इस कंठ नली से या ग्रसनी से या ग्रास नली के द्वारा माध्यम से हमारे पेट के अंदर पहुंच जाए, नहीं तो यहीं रख जाएगा, फिर वो नहीं पहुंचेगा। लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अगर ये आप लोग नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या है, एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। लार में मौजूद एंजाइम, लार में मौजूद एंजाइम, एंजाइम को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, एमाइलेज, तो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि जो मुख में लार मिलती है या जो लार ग्रंथियां होती हैं वो क्या काम करती हैं, तो आप कहेंगे वो स्टार्च को, जो वो खाते भोजन खाते हैं ना, वो स्टार्च का रूप होता है, एक स्टार्च का रूप होता है, जिससे क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। अब शर्करा को हम दूसरी भाषा में मंड भी कहते हैं, मंड कहते हैं, मंड। तो जब स्टार्च को क्या करेगा, वो खाएगा, यानी भोजन को खाएगा, तो एक स्टार्च का रूप होता है, फिर उसे शर्करा में बदल देना ही क्या होता है, ये लार ग्रंथियों का काम होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि टाइलिन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं देखिए लिखा रहा हूँ। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कैसा, टाइलिन नामक, इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सिलाइवरी, सिलाइवरी नामक एंजाइम। ओके, चलिए, जो चीज़ें छूटी होंगी वो मैं आप लोगों को खुद से करवा दूंगा, आप लोगों को चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितना मैं करा रहा हूँ मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बताइए, इतना सारा मैंने लिखा दिया, तो क्या इससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरत है पढ़ने की, कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, मुख हुआ आपको समझ में आया, क्लियर हो गया। ग्रसनी तो मैंने बता ही दिया, ग्रसनी यहीं पर होती है, उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है ऐसा कुछ जो पढ़ने लायक हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, मुख हुआ के बाद ग्रसनी में भोजन जाएगा, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाता है। तो ग्रास नली को समझेंगे। चबाया हुआ भोजन ग्रसनी से होते हुए या होता हुआ ग्रास नली में आ जाता है। कैसे लिखेंगे ग्रास नली की परिभाषा, कि भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में आता है, ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव के कारण भोजन बिना किसी रुकावट के अमाशय में पहुंचता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक क्रिया होती है, संकुचन की क्रिया। संकुचन मतलब सिकुड़ना, या कह सकते हैं फैलाव, फैलाव मतलब फैलना, सिकुड़ना या फैलना, मतलब भोजन के अनुसार ये क्या करता है, ग्रास नली फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो यहाँ पर एक संकुचन की भी क्रमकुंचन की भी प्रक्रिया चलती है। तो क्रमकुंचन मैं बाद में आपको समझा दूंगा, क्रमकुंचन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, भोजन के अनुसार कि भोजन कितना है, उसके अनुसार वो क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है, यानी उसे सुकोड़ भी देता है, फैला भी देता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ग्रास नली में होती हैं। तो कि ताकि बिना किसी रुकावट के भोजन कहाँ पर पहुँच सके, अमाशय में। तो अगर ये लाइन आप लोग नहीं भी लिखेंगे यहाँ से, मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के कारण भोजन बिना किसी रुकावट के अमाशय में पहुँचता है। ग्रास नली में ऐसा होता है कि ग्रास नली में क्या होता है ना, तो ग्रास नली में होता है संकुचन होता है, फैलाव होता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो खाना कहाँ दर जाएगा, हमारा ग्रास नली में दर जाएगा, और सीधा हम कहाँ पहुँचेंगे, पता ही नहीं कहाँ पहुँचेंगे। आपको मालूम होगा कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो पहुँच के पता चलेगा कहाँ पहुँचे। ठीक है, तो ग्रास नली में आप लोग एक लाइन लिख दिएगा, चबाया हुआ भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आ जाता है, बस इतनी सी बात लिख देना आपको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं दे दिया जाएगा, मतलब उतना लिखिएगा, लिमिटेशन होती है किसी चीज़ की। तो 5 नंबर के लिए आप लोग 5 पेज मत लिखिएगा, एक ही पेज में हो जाता है सारी चीज़ें। एक पेज में आपका चित्र हो जाएगा और बाकी दूसरे पेज में आपका ये सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक, अमाशय को समझेंगे। अमाशय की दीवारें जठर रस स्रावित करती हैं। जो अमाशय रस की दीवारें होती हैं ना, आप दीवारें भैया हैं, मतलब दीवारें भी होती हैं क्या उनमें, हाँ भाई, दीवार क्यों नहीं होती हैं। अब ये जैसे अगर हम लोग ये त्वचा को देखें तो एक दीवार का रूप ही है किसी चीज़ की। अगर खून बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये दीवार है, आने नहीं दे रहा। तो अमाशय में भी क्या होती है, दीवारें होती हैं, जहाँ से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, पेप्सिन यानी जो एंजाइम का रूप होता है, पेप्सिन एक एंजाइम का रूप होता है, यानी हम पेप्सिन को क्या कह सकते हैं, एंजाइम भी कह सकते हैं। और श्लेष्म, श्लेष्म यानी श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्म यानी म्यूकस अंग्रेजी में बोलते हैं, होते हैं। यानी देख रहे हैं यहाँ पर जठर ग्रंथियों में, जठर ग्रंथियों से निकला हुआ जठर रस में क्या क्या मिल रहा है, यह कह सकते हैं अमाशय की दीवारों से जो जठर रस निकल रहा है उनके साथ क्या क्या आ रहा है, HCl भी आ रहा है, अपना पेप्सिन भी आ रहा है और श्लेष्मा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। HCl भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यह प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ये लाइन आप लोगों को नहीं लिखनी है, यह प्रोटीन का पाचन शुरू करता है, या तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि यह प्रोटीन का पाचन करता है, इसकी जगह पर अगर आप लोगों को लिखना ही है। तो अमाशय में क्या समझेंगे, अमाशय की दीवारों में जो जठर रस होते हैं, जो जठर ग्रंथियों से निकले हुए जठर रस होते हैं, कहाँ से निकलते हैं जठर रस, जठर ग्रंथियों से ही निकलते हैं। तो जठर रस के साथ में क्या क्या आता है, हमारा HCl आता है, और क्या आता है आप कहेंगे, पेप्सिन आता है, और क्या आता है आप कहेंगे, म्यूकस यानी जो श्लेष्मा होता है वो भी आता है साथ में। तो ये आपको लिख देना है कि उसके साथ में जठर रस के साथ में ये सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। बाकी HCl भोजन को क्या करता है, HCl में जो भी कीटाणु होते हैं तो उनको मारने का काम करता है, और भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, HCl ही हमारा करता है। तो बहुत क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भोजन को अम्लीय माध्यम में कौन बदलता है, कौन बदलता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, यह कहेंगे कौन सा अम्ल उन्हें सॉरी देखिए मैं पूछ रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर उस तरह में क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। कौन सा अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है, तो आपका जवाब क्या आएगा, HCl। बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय है कि क्षारीय है। आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय है कि क्षारीय है। उसके नाम में ही सारी चीज़ें दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा बताना है। देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हैं आप लोग। छोटी आंत को समझिएगा, यह पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है, यानी छोटी आंत ना सबसे मुख्य अंग होता है, ठीक है, मुख्य अंग पाचन तंत्र का मुख्य अंग होता है। यह भोजन के 3 पाचक रसों से मिलता है, कौन कौन से, यकृत हो गया, बोले तो लीवर, अग्न्याशय, आंत्रस, ठीक है। अब इनको समझेंगे एकदम हेडिंग से, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यकृत पित्तरस स्रावित करता है, यकृत क्या स्रावित करता है, पित्तरस। अब चलिए चित्र में देखते हैं थोड़ा, पित्तरस ये है हमारा लीवर, बोले तो यकृत, ये क्या है हमारा लीवर, और यहाँ पर ये क्या है हमारा पित्ताशय, और पित्ताशय से ही निकलता है अपना पित्त रस। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, पित्ताशय से ही निकलता है क्या, पित्त रस। तो यकृत क्या करता है, पित्त रस स्रावित करता है, जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक शब्द में बोल देंगे पाइसीकरण। तो जो पित्तरस होता है, अगर कभी पूछा जाए कि पित्तरस का काम क्या होता है, तो क्या करता है, वसा को अंग्रेजी में कहते हैं फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अग्न्याशय भी देखते हैं। अग्न्याशयिक रस छोड़ता है, कौन सा, अग्न्याशय में अग्न्याशयिक रस निकलता है, अग्न्याशयिक रस निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाता है। ये 3 चीज़ों को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों चीज़ों को पचाता है। तो आपको ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें आपको क्या है, याद रखनी होंगी। ये याद करने लायक है, इंपॉर्टेंट आप लोग ये कह सकते हैं। छोटी आंत के जितने भी टॉपिक है ना वो इंपॉर्टेंट है, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, आंत्रस हो गया, ये याद करने लायक हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये MCQ में भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो अग्न्याशयिक रस छोड़ता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, चित्र में थोड़ा समझ लेते हैं। ये है अग्न्याशय, ये रहा, ये यहाँ से क्या क्या निकलता है, अग्न्याशयिक रस निकलता है, जो क्या क्या पचाता है, तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक। अब आप लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये आते कहाँ से, तो जब हम भोजन खाते हैं ना ये सारी चीज़ें उन्हीं पर होती हैं। तभी तो कहते हैं कि घी खाओ, उसमें वसा होता है यानी फैट होता है, तुम मोटा जाओगे। तो अगर कोई ज़्यादा मात्रा में घी खा लेता है तो उसको कंट्रोल कौन करते हैं, यही लोग तो करते हैं, यही लोग तो करते हैं, नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, कालिया
ठीक है, जो पाया उसे उठा के खा लिया, ये हाल है हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करते हैं? हमारे शरीर के अंदर उपस्थित ये सारी की सारी ग्रंथियाँ। आंतरस को समझेंगे, आंतरस को, आंतरस, ठीक है। छोटी आंत की दीवारों द्वारा, छोटी आंत की दीवारों द्वारा स्रावित होकर भोजन को पूरी तरह पचा देता है। कौन? आंतरस। तो अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंतरस अगर पूछा जाए आंतरस है क्या, तो छोटी आंत की दीवारों में जो स्रावित होकर भोजन की पूरी तरह से जो पचा देता है, यानी भोजन को पूरी तरह से पचा दे, तो वही है हमारा आंतरस। तो आंतरस का काम क्या होता है? भोजन को पूरी तरह से क्या करना? पचाना, ठीक है। अब अवशोषण समझ लेते हैं कि अवशोषण क्या होता है। पचे हुए भोजन के पोषक तत्व छोटी आंत की दीवारों में मौजूद अंगुली जैसी संरचनाओं द्वारा रक्त प्रवाह में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अंगुली जैसी संरचना द्वारा रक्त प्रवाह में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी अवशोषण का काम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, या इसे देखिए यहाँ पर जो अंग्रेजी इसकी क्या लिखी है, ऑब्जर्सन, इसे ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है अवशोषण, कि जो भी पचा हुआ भोजन होता है ना, उसमें जो छोटी आंत की दीवारों में जो पतली पतली क्या होती हैं, संरचना होती है। चित्र में देखेंगे अगर यहाँ पर होगा, छोटी आंत में यहाँ पर देखिएगा, पतली पतली जो है ये नलिका है ना, ये नलिका, ये नलिका, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, उसमें मौजूद जितने भी हमारे पास जितने भी तत्व होते हैं, पोषक तत्व, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको क्या करता है? दोबारा से अवशोषित कर लेता है, यानी अपने अंदर समाहित कर लेता है, फिर उसे रक्त प्रवाह के माध्यम से भेज देता है। बाकी अगर आप लोग अवशोषण की परिभाषा छोड़ भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर 6 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बड़ी आंत, बिना पचा हुआ यह अपशिष्ट भोजन, अपशिष्ट का मतलब खराब कह सकते हैं, अपशिष्ट। तो अपशिष्ट भोजन बड़ी आंत में जाता है। यहाँ बचे हुए भोजन से अतिरिक्त जल व लवण का अवशोषण कर लिया जाता है। यानी भोजन में जितना भी जल या कह सकते हैं लवण जो भी बचता है ना, तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कभी कि जल व लवण को अवशोषित किया जाता है किस आंत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे बड़ी आंत में, ठीक है। अच्छा, अब मल त्याग को थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहाँ तक तो सारी प्रक्रिया हो गई, हमारा भोजन पच गया है। अब देखिएगा, शेष बचा अपशिष्ट पदार्थ, यानी अपशिष्ट का मतलब खराब पदार्थ, मलाशय में अस्थायी रूप से जमा होता है। अब देखिए मलाशय यहाँ पर दिखाते हैं, ये रहा मलाशय, ठीक है, ये रहा आपका मलाशय। तो मलाशय में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है जाकर, और समय समय पर गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, समय समय पर। अब ऐसा तो है नहीं कि भोजन पच गया और मलाशय में इकट्ठा हो गया और बिना हमारी परमिशन के ही निकल गया, भाई साहब, ऐसा तो कभी होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सब समझ रहे होंगे। बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए संक्षेप में समझ लेते हैं। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया में भोजन का ग्रहण, चबाना, पचाना, और या पचना कह सकते हैं, पचाना, अवशोषण करना, और उसे अपशिष्ट का निष्कासन करता है। अपशिष्ट मतलब जो भी अब खराब पदार्थ बचा है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, तो अब भोजन वो धीरे धीरे पच के क्या हो गया, अब मतलब है भोजन में जो भी सारी चीज़ें थी, काम लायक चीज़ें थी, वो सारी सारी चीज़ें क्या किया गया, उनको अवशोषित कर लिया गया। तो अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचा, अपशिष्ट मतलब जो खराब पदार्थ बचा, उससे क्या करेंगे, निष्कासन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये है कि अपशिष्ट का निष्कासन करना, यह प्रक्रिया शरीर को आवश्यक ऊर्जा, पोषक तत्व प्रदान करती है। अगर ये सारी क्रियाएं नहीं होंगी तो फिर हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी पिटाई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप लोगों को क्या है, जो भी इसकी पीपीटी है, पीडीएफ है, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको टेलीग्राम में। तो कैसी लगी ये क्लास? आई होप आप लोगों को मस्त लगी होगी, ज़बरदस्त लगी होगी। ये तो यार ऐसे तो नहीं है कि हम लोग ये भी आशा ना करें कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी ना लगी होगी, क्योंकि यार थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ गया है ना। तो मेरी मेहनत को समझिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं शुरुआत से लेकर अब तक
बीच में कहीं भी लाइक करने के लिए आप लोगों को नहीं कभी कहता हूँ। तो इसलिए इसलिए क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को दबा के शेयर करेंगे और व्हाट्सएप में लगाएंगे। व्यूज को मत देखिएगा कि हमारे व्यूज कितने आ रहे हैं, वो आप लोगों की सपोर्ट से आज 21 है, कल जाके 21,000 भी हो सकते हैं केवल आपके सपोर्ट से। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।